साहब सलाम। चलिए आज बात करते हैं बघेल राजवंश के एक ऐसे राजा की जिनका नाम इतिहास में बड़े सम्मान से लिया जाता है, महाराज वीर भानु सिंह। अच्छा एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा राजा हो सकता है जो एक हाथ में तलवार और दूसरे में कलम रखता हो, मतलब एक जबरदस्त शासक भी हो और बहुत बड़ा ज्ञानी भी? जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही कमाल के इंसान महाराजा वीर भानु सिंह के बारे में बात करने वाले हैं। तो महाराज वीर भानु सिंह की सबसे खास बात थी उनके व्यक्तित्व के दो पहलू। वो एक ही साथ एक दमदार शासक थे और एक गहरे विद्वान भी। चलिए सबसे पहले उनके इसी कमाल के कॉम्बिनेशन को समझते हैं। जरा सोचिए, एक राजा जिसे तर्कशास्त्र की गहरी समझ हो, जो वेदांत और पुराणों का ज्ञाता हो, और साथ ही जिसे दंड नीति यानी कि गवर्नेंस की कला में भी महारत हासिल हो। उनका ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था और यही उनकी ताकत थी। और उन्होंने अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल भी बखूबी किया। एक अच्छा शासन चलाने के लिए उन्होंने एक मंत्री परिषद बनाई, बिल्कुल आज के कैबिनेट की तरह। ये दिखाता है कि वो अकेले फैसले नहीं लेते थे, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह को अहमियत देते थे। वाकई एक दूर की सोचने वाले राजा की यही पहचान है। ठीक है, तो ये तो हुई विद्वान राजा की बात, पर उनका राजपाट कैसा था, परिवार कैसा था? क्योंकि एक राजा की कहानी उसके राज्य और परिवार के बिना अधूरी है। तो चलिए अब उस पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। जरा उनके साम्राज्य के विशालता का अंदाजा लगाइए। उत्तर में गहौरा और प्रयाग से लेकर दक्षिण में अमरकंटक के जंगलों तक और पश्चिम में पन्ना से लेकर पूर्व में मिर्जापुर तक। मतलब कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, ये एक बहुत बड़ा और समृद्ध साम्राज्य था। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कोई आसान काम तो था नहीं। यही उनकी समझदारी दिखती है। उन्होंने गहौरा को अपनी मुख्य राजधानी बनाया, जहां उनकी ताजपोशी हुई थी, लेकिन साथ ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए बांधवगढ़ को एक सब कैपिटल यानी उप राजधानी भी बनाया। ये एक बहुत ही स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मूव था। चलिए अब जरा उनकी निजी जिंदगी की बात करें, जो उस दौर में जाहिर है पूरी तरह से पॉलिटिकल थी। उनकी शादी गोपालपुर के रईस सुल्तान कछवाहा की बेटी रतन कुंवरी से हुई थी। असल में ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन था, जिससे राज्य को और भी मजबूती मिली। उन्होंने सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि परिवार के अंदर भी सत्ता का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया। अपने भाइयों को भी राज्य के जरूरी हिस्से दिए। मझले भाई जमुनी भान को सुहागपुर और सबसे छोटे होरिल देव को बीड़ा और तेदून का इलाका सौंपा। इससे परिवार भी जुड़ा रहा और किसी भी तरह के विद्रोह का डर भी खत्म हो गया। और मजे की बात यह है कि आज भी रामपुर और रघुराजनगर के वंशज इन्हीं की संतानें मानी जाती हैं। तो एक काबिल राजा था, एक विशाल राज्य था और एक व्यवस्थित परिवार था। अब सवाल आता है विरासत का। मतलब महाराज वीर भानु के बाद इस शानदार विरासत का क्या हुआ? इसे किसने आगे बढ़ाया? इस कहानी में दो तारीखें बहुत खास हैं। पहली सन 1486 जब खुद महाराज वीर भानु का जन्म हुआ, और दूसरी ठीक 34 साल बाद सन 1520 जब उनके वारिस युवराज रामचंद्र का जन्म हुआ। यहीं से सत्ता के अगले दौर की तैयारी शुरू हो गई थी। और बिल्कुल जैसा सोचा गया था, महाराज वीर भानु के बाद उनके काबिल बेटे युवराज रामचंद्र ने ही बांधवगढ़ की गद्दी संभाली। कहते हैं कि जब युवराज पैदा हुए थे तो पूरे राज्य में ऐसा जश्न मना था जो पहले कभी नहीं देखा गया। इससे अंदाजा लगता है कि लोगों को अपने होने वाले राजा से कितनी उम्मीदें थीं। तो महाराज वीर भानु के बाद क्या हुआ? क्या युवराज रामचंद्र भी अपने पिता की तरह ही महान शासक बन पाए? उनके आने से बघेल वंश का भविष्य किस दिशा में गया? ये सारे सवाल हमें इतिहास के एक और दिलचस्प मोड़ पर लाकर छोड़ देते हैं। लेकिन ये कहानी फिर कभी